सो हे गाइस, कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अध्याय 1 कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के बारे में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम नोट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम जानेंगे भारत की विविधताओं का देश है। ये तो हमें जानते हैं, भारत क्या है? विविधताओं का देश है। इसका मतलब क्योंकि हम लोग विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, फिर भी हमारा देश एकता में तब्दील होता है। इसलिए भारत क्या है? विविधताओं का देश है। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं? भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? खाना खाते हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का भी पालन करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? एक विविधताओं का देश है। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम क्या करते हैं? काम एक ही तरह का करते हैं, लेकिन करने के क्या होते हैं? तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो? आगे चलते हैं। हम विविधता को कैसे समझें, किस प्रकार से हम विविधता को समझ सकते हैं? क्योंकि हमारा इस अध्याय का चैप्टर का नाम ही है क्या है? विविधता। तो इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं? लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियाँ से किस प्रकार का सामंजस्य बिठाते हैं, उसमें विविधता उत्पन्न होती है। जैसे समुद्र के पास रहने वाले तथा पहाड़ी के क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। दोनों का खान पान बिल्कुल डिफरेंट होता है, पहनावा ओढ़ावा डिफरेंट होता है। वो लोग आपसी मतलब बोल चाल भी, उनकी भाषा में भी हमको विविधता दिखाई देती है। अलग अलग प्रकार के जो समुद्र के पास रहने वाले लोग होते हैं और पहाड़ी के क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही इस पॉइंट के माध्यम से आपको बताया है कि ना केवल वहाँ के लोगों में कपड़ों और खान पान का अंतर है, बल्कि जिस जिस तरह का वो काम करेंगे वे भी अलग होंगे। ठीक है, पुराने ज़माने के लोग दूर दूर से यात्रा करते थे। वे ऊँटों और घोड़ों द्वारा पैदल यात्रा करते थे और वे यात्राएं नई ज़मीन की तलाश या व्यापार के लिए भी करते थे। चूँकि यात्रा बहुत समय लग जाती थी, इसलिए वे अक्सर क्या करते थे? बस से जाया करते थे। सूखे, अकाल और युद्ध के कारण भी वे लोग एक जगह से दूसरे जगह बस जाते थे। ठीक है, और बस जाते थे। ऐसे नई जगहों पर मान लिया जाए कहीं भी सूखा पड़ा, अकाल पड़ा या किसी कारण युद्ध हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह में परिवर्तित हो जाएंगे। वहाँ के और जहाँ पे वो परिवर्तित होंगे, उस स्थान का, उस समुदाय का जो मतलब आदत होगा, उनकी जो खान पान होगी, उनकी जो बोल चाल होगी, उनको धीरे धीरे क्या कर लेंगे? स्वीकार लेंगे। ठीक है, यही हमारी विविधता का एक कारण बन जाती है कि हम लोग विविधता को क्या करते हैं? स्वीकार भी कर लेते हैं। तो अब हम कुछ क्षेत्र है, देखिए लद्दाख का क्षेत्र है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो लद्दाख के एरिया का जो लोग होते हैं, वो उनका कद कैसा होता है? छोटा होता है। रंग कैसा होता है? गोरा होता है। अत्यधिक ठंड है कहाँ पे? लद्दाख में। और विशेष प्रकार का पहनावा होता है। बौद्ध भिक्षुक, पूछा जा सकता है कि बौद्ध भिक्षुक सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो लद्दाख में पहुँचे थे। अर्थ लद्दाख का प्रमुख व्यापार क्या है? तो पश्मीना शाल के माध्यम से वो लोग आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, मध्य एशिया में व्यापारी आए थे, पश्मीना शाल के लिए मध्य एशिया से व्यापारी आए थे। और लद्दाख को ही हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लद्दाख को क्या कहते हैं? हम छोटा तिब्बत कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर व्यापारी लोग क्या जाते थे? मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे, इसीलिए इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। अच्छा, यहाँ की थोड़ा मानसून के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, किसके? लद्दाख के बारे में। यहाँ पे क्या है? ठंडा रेगिस्तान है, वर्षा नहीं होती, बहुत एकदम मात्रा में मतलब होती ही नहीं है। पशुपालन प्रमुख पेशा है, पश्मीना शाल के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। दूध और मांस यहाँ का प्रमुख भोजन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बता ही दिए कि बहुत सारी घाटियाँ जिससे गुजर कर क्या करते? व्यापारी लोग मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे। ठीक है, इस लद्दाख के माध्यम से, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? छोटा तिब्बत का कहते हैं। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचा था? तिब्बत पहुँचा था। यहाँ करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ था। 400 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? इस्लाम का आगमन हुआ था। यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, तिब्बत तिब्बत का जो ग्रंथ है, तिब्बत का एक ग्रंथ का नाम क्या है? केसर सागा। ठीक है, ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत का ग्रंथ का नाम केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और ये स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं।
ये हमारी विविधता में एकता को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे इस्लाम और बौद्ध प्रमुख, तो ये पूछा जा सकता है कि लद्दाख में सबसे प्रमुख धर्म कौन सा है, तो इस्लाम और बौद्ध प्रमुख धर्म है वहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक परिवार के पास क्या होती है, गाय होती है, बकरी होती है, याक होती है। यहाँ से लोग भोजन के लिए मुख्यतः दूध से बने पदार्थ या मांस पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे का जो नोट्स आपको बनाना है कि इसी तरह से इसी पॉइंट के हिसाब से केरल लिखना है, और इसी तरह से अब हम केरल की एरिया का बात करेंगे, इसी तरह से आपको नोट करना है। ठीक है, तो केरल की एरिया का बात करते हैं। वर्षा, तापमान अधिक और चावल की खेती। ठीक है, चावल और मछली प्रमुख भोजन कहाँ का, केरल का। लंबे सांवले लोग, सर्दी नहीं होती है कहाँ पे, केरल में सर्दी नहीं होती है, कम मात्रा में होती है। और यहाँ पे विशेष प्रकार का पहनावा, केरल में सबसे अधिक क्या उत्पादन होता है, मसालों का उत्पादन के लिए यह प्रचलन है। ठीक है, केरल। अब आते हैं, यह कहाँ पे है, केरल कहाँ है, भूमध्य रेखा के नज़दीक पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है, और समुद्र और पहाड़ी से घिरा है। ठीक है, समुद्र और पहाड़ी से क्या है, घिरा है। और केरल का प्रमुख त्यौहार बोला जा सकता है क्या है, ओणम। और यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता होती है केरल में, तो वो होती है नाव की प्रतियोगिता। ठीक है, केरल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किनके बारे में, अरबी, यहूदी, ईसाई, पुर्तगाली, अंग्रेज मसालों के लिए व्यापार के लिए यहाँ पे आए थे और यहीं बस गए, इसलिए विशेष प्रकार की मिश्रित संस्कृति माना जाता है। कौन सा, केरल को मिश्रित संस्कृति माना जाता है। ठीक है, अब आता है, माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, 2000 वर्ष पूर्व संत थॉमस, ईसा मसीह के धर्मदूत जो हैं संत थॉमस क्या आए थे, यहाँ भारत में आए थे। ठीक है, और ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, संत थॉमस को ही दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना, संत थॉमस को ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इब्न बतूता की बात करते हैं। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, अरब का रहने वाला था। वो करीब 700 वर्ष पूर्व यहाँ पे आया था। कहाँ पे, यात्रा वृत्तांत के दौरान इन्होंने केरल के मुसलमान समुदाय के इज्जत के बारे में लिखा था। तो केरल में जो मुसलमान समुदाय थे काफ़ी इज्जत किया करते थे, कोई भी बाहरी लोग जब आगमन करते थे उन्हें काफ़ी इज्जत किया करते थे। कहाँ पे, केरल के मुसलमान समुदाय के लोग। इसलिए इब्न बतूता जो लेखक हैं वो अरब के रहने वाले थे, और जब 700 वर्ष पूर्व यहाँ पे आए थे तो यहाँ की संस्कृति देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे, और यहाँ के मुसलमान समुदाय के बारे में काफ़ी अच्छी बातें लिखी है, इज्जत के बारे में लिखी है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल पहुंचे थे सबसे पहले। उसके बाद पुर्तगालियों और यूरोप वासियों को भारत में समुद्री मार्ग मिला। पुर्तगाली यूरोप वासियों को समुद्री मार्ग मिला वास्को डी गामा के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ, आपको किसी तरह से टेकअप करते हुए चलना है, और इसी प्रकार से आपको नोट्स भी बनाना। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, अब थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष, केरल और लद्दाख दोनों भारत के हिस्से हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्र भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा है। केरल मसाला और लद्दाख उन संस्कृतियों जीवन पर ऐतिहासिक का भूगोल का प्रभाव है। ठीक है, निष्कर्ष के माध्यम से आप इस बात को दर्शा सकते हैं। अब आते हैं विविधता में एकता। ऐसा ऐसा हम क्यों कहते हैं कि विविधता में भी, हमारे देश में विविधता है लेकिन फिर भी एकता है, ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्या वजह हो सकती है, तो चलिए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को हम जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके अनुसार, उनकी एक किताब का नाम है भारत की खोज, उसमें इन्होंने एक बात लिखी है कि भारत की जो एकता है ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी है। क्या है, बहुत ही गहरी है, और इसके अंदर अलग अलग प्रथाओं को, विश्वासों को स्वीकार करने की क्या है, क्षमता है, भावना है। इन्हीं इन्हीं आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता पर एकता का विचार दिया था। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भारत में विभिन्न तरह के धर्म रहते हैं, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में क्या है, एकता है। अन्य धर्म, अन्य प्रथा, अन्य विश्वासों को हमको स्वीकार करने की क्षमता है, जिस कारण हमारा देश उच्चतम स्थान प्रदान किया है। भारत विविधताओं की उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का स्रोत माना जाता है। इसी कारण अलग अलग क्षेत्र के लोग भी अपने अलग अलग तरीके से मुक्ति संग्राम लड़ा था। विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों के लोगों ने, महिलाओं और पुरुषों ने मिलजुल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें भी भारतीय एकता का महत्वपूर्ण वर्णन दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इतना देर पर देखा आप, इस
ये जो आपको बताएं इसका पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप नोट्स बहुत अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका अगला चैप्टर अगले पार्ट के माध्यम से आपको दिया जाएगा। थैंक यू।